अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम मोहम्मद उमर सैफ है और लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करा देता हूँ, ठीक है? मैं बेसिकली बीएससीएस यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं ये टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, इनको खुद भी सीख रहा हूँ और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने एक चीज़ सीखी है, ठीक है, कि द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच दोज़ टॉपिक्स टू समबडी, ठीक है? कि आप अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो द बेस्ट मेथड ये है कि आप वो दूसरों को सिखाएँ, ठीक है? सो कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड मैंने जो लेक्चर्स थे, ठीक है, उनके अपने नोट्स बनाए हैं और मैं बेसिकली इस कोर्स में यही करूँगा कि वो नोट्स जो हैं, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इन अ सिंपल टर्म्स, ठीक है। अगर उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगी तो मैं जो जार्गन्स इनको हम कहते हैं, तो उनको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी उनको अपनी प्लेन लैंग्वेज में भी पढ़ सकें, समझ सकें कि ये सिंबल्स जो हैं, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो इस मैथ में यूज़ हो रही है, बेसिकली इसका क्या मतलब है, ठीक है? और मेरा स्टाइल जो होगा, ठीक है, सिखाने का वो बेसिकली फ़िलहाल ये है कि मैं नोट्स को रीड आउट करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी तो वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको मैं अपनी स्टाइल को इन अ बेस्ट वे इम्प्रूव करूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आती रहे। विद दैट सेड लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, वो है पहला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि व्हाट इज़ कैलकुलस, ठीक है। सो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कैलकुलस है क्या, ठीक है। तो फर्ज करें कि आप एक कार को देख रहे हैं जो कि एट द वेरी टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। एक कार है जो कि बिल्कुल टॉप पे ठहरी है माउंटेन की, ठीक है, और वो टॉप से बॉटम यानी कि नीचे आ रही है, ठीक है। अब आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि कार जो है अब ऊपर से नीचे आ रही है तो 1 घंटे के बाद वो कितनी दूर पहुँची है, ठीक है। बल्कि इसकी निस्बत आप ये देखते हो कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो बल्कि कि विदिन अ सेकंड कि हर लम्हे में जब कार इतना सफ़र तय कर रही है तो विदिन ईच एंड एवरी सेकंड उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी रफ्तार में कितना चेंज आ रहा है विद ईच सेकंड, ठीक है। तो एट द टॉप से जब कार आ रही है तो उस वक्त उसकी स्पीड में कितना यू नो चेंज आ रहा है विद इन सेकेंड, और अगर वो बिल्कुल मिडल में है तो उस वक्त जब वो जा रही है तो उसके स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, और जब वो बॉटम में पहुंच गई है तो उस वक्त उसके जो बॉटम में पहुंच गई है तो उस वक्त विद इन अ सेकेंड विद ईच सेकेंड उसकी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, इसको आप इंटरेस्टेड। और यही कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस बेसिकली ये है कि चीज़ें जो हैं वो लगातार उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैलकुलस के थ्रू, ठीक है। दूसरी ज़ुबान में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कैलकुलस स्टडीज़ द रेट एट विच वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। कैलकुलस बेसिकली ये है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है, ठीक है, वो उसका जो रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है, एक क्वांटिटी जो है उसका रेट जो है तो उसके साथ जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो कैसे चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं कैलकुलस। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हाउ डज डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। हाउ डज टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, के टाइम जो है वो अब स्पीड के साथ कैसे चेंज हो रहा है। और हाउ डज द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर की जो अमाउंट है फ्लोइंग, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जो फ्लो कर रहा है, पानी की जो मिकदार है वो कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनको हम कहते हैं, इनकी स्टडीज को क्या कहते हैं हम कैलकुलस, ठीक है।
अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपके पास कोई पिक्चर है, ठीक है? और तो उस पिक्चर को क्या करते हो, ज़ूम इन करते हो, ठीक है? आप उसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हो, तो ज़ूम इन करते हो तो आपको वो पिक्चर थोड़ी और बड़ी शो हो रही होती है, ठीक है? वही चीज़ हम यहाँ कैलकुलस में देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि कार की स्पीड जो है विद इन आवर कैसे चेंज हो रही है, हम ये देख रहे हैं। फिर हम विद इन मिनट्स में कैसे चेंज हो रही है, हम ये देख रहे हैं। और फिर विद इन सेकंड में कैसे चेंज हो रही है, हम ये देख रहे हैं। तो इसी ज़ूम इन को भी हम क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, ठीक है? और ये कंटिन्यूअसली का क्या मतलब है, ठीक है? इसको भी हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे आगे चल के। ओके, ये था हमारा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अबाउट कैलकुलस, ठीक है? अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो बेसिकली ये हैं, रियल नंबर्स, इंटरवल्स, सेट्स, कोऑर्डिनेट लाइंस, इनइक्वालिटीज़, ठीक है? तो ये जो है टॉपिक्स 5 टॉपिक्स हैं, इन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? कि रियल नंबर्स क्या हैं, ठीक है? और फ़िक्र ना करें, आज के दिन हम ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे और ना ही इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए उनको भूल जाएँ आप, ठीक है? हाँ, आज के दिन हमारा फ़ोकस सिर्फ़ उन्हीं नंबर्स पर होगा जिनको हम एवरीडे यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? उन्हीं नंबर्स की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये भी थोड़ी एक हिस्ट्री में भी देख लेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स ने नंबर्स जो हैं, ठीक है, इनको डिस्कवर कैसे किया और ये क्यों इतनी बड़ी बात थी कि नंबर्स की डिस्कवरी इतनी बड़ी बात क्यों थी और कैसे ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जो नंबर्स हैं वो हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड में एक हिस्सा बन गए, ठीक है? और हम फिर रियल नंबर्स के थोड़े डिफरेंट टाइप्स जो हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। जैसे फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, डेसिमल्स और ऐसे बहुत सारी किस्में हैं इसकी, ठीक है? अभी के लिए हम उनको जितने भी रियल नंबर्स हैं सिर्फ एक ही नाम दे देते हैं, ठीक है? उनको हम कह देते हैं रियल्स फॉर शॉर्ट। और अगर आप रेडी हो तो आइए देखते हैं कि कैसे नंबर्स ग्रो कर गए, नंबर्स कैसे इतनी प्रोग्रेस नंबर्स ने की कि वो एक सिंपल काउंटिंग से जो आज की हमारी मॉडर्न मैथ है उसकी फाउंडेशन में अहम रोल प्ले कर रही है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में वो है नेचुरल नंबर्स। इनकी काउंटिंग जो है, ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से, ठीक है? इन्हें हम नेचुरल नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो पहले नंबर्स थे जिनके बारे में इंसानों ने कभी सोचा, ठीक है? अ, जैसे आप फ़र्ज़ कर लें उस दौर में अगर आपको जानना है कि आपके पास कितने गोट्स हैं या कितने एप्पल्स हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, उनकी काउंटिंग करोगे, ठीक है? तो इसीलिए आप ह्यूमन्स ने क्या किया था कि उनको ये नंबर जो थे वो नेचुरली ही उन्होंने दरियाफ़्त कर लिए थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया, अपने आस-पास जितने भी चीज़ें थी उनको उनकी सिंपली उन्होंने क्या की, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। इसलिए हम इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ये वो पहले नंबर थे जो हमने कब इंसानों ने कभी सोचा था इनके बारे में। और आज भी हम जो मैथ की फाउंडेशन में ये बड़ा रोल प्ले कर रही है। ओके, तो अब तक हमने नेचुरल नंबर्स की बात की है, ठीक है? तो जो नेचुरल नंबर्स हमारे हैं यानी कि 1 2 3 ये एक हिस्सा है, ठीक है? किसका? एक बड़ी फैमिली का जिनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है? नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, उसमें ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 एटसेट्रा ये भी आ रहे होते हैं, ठीक है? तो अब ये जो मैंने आपको कहा कि नेचुरल नंबर्स एक हिस्सा है बड़ी फैमिली का जिनको हम कहते हैं इंटीजर, तो ये हिस्सा हो गया, हिस्सा यानी कि पार्ट। और बड़ी फैमिली, बिगर फैमिली, तो ये हिस्स पार्ट और ये बिगर फैमिली ये क्या चीज़ें हैं मैथ की टर्म्स में, इनका क्या मतलब है? तो इनको हम बेसिकली सेट्स कहते हैं बिगर फैमिली को।
ठीक है। और सबसेट जो है हमारा उसको हम कहते हैं कि ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसका, सेट का, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे मतलब पहले डेफिनेशन देख लें आप। सेट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। सेट बेसिकली क्या है, वो चीज़ों का एक कलेक्शन है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल इसकी ऐसे है, जैसे फर्ज कर लें आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, और आप एप्पल्स को किसी बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब एप्पल्स और बॉक्स, ठीक है, तो बॉक्स क्या हो गया, ये एक सेट हो गया जिसमें एप्पल आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक कलेक्शन ऑफ एप्पल्स आ गए हैं, ठीक है। तो वही इसको हम सेट कहते हैं। और सबसेट इसका ऐसे होगा कि फर्ज कर ले आपने कुछ एप्पल्स जो अभी बॉक्स में डाले थे वो आपने निकाल लिए हैं, ठीक है, और आपने उसको किसी बर्तन में बाउल में डाल दिए हैं। तो वो बाउल क्या हो गया, वो सबसेट हो गया किसका, उस बॉक्स का, ठीक है। मतलब कि बाउल में जो एप्पल्स थे वो किसका हिस्सा थे, वो उसी बॉक्स में जो एप्पल है उसी का हिस्सा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैथ में हम सेट को कैसे बताते हैं कि हाउ वी यूज सेट्स इन मैथ। तो उसकी मिसाल आपके सामने ऐसे, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो मैं सेट ऐसे दिखा सकता हूँ मैथमेटिक्स में। कुछ पॉलिटिशियंस के यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, एक कर्ली ब्रेसेस में इनको मतलब कि टाइप कर लिया, ठीक है। तो ये नाम जो आप इन कर्ली ब्रेसेस में देख रहे हैं, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस क्या हो गए, जैसे एप्पल और बॉक्स की एग्जांपल थी, तो बॉक्स जैसे सेट था, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है ये एक सेट है, ठीक है, ये बॉक्स है। और डोनाल्ड ट्रम्प, टोनी ब्लेयर, रोनाल्ड रेगन जैसे वो एक एप्पल का कलेक्शन था, वैसे हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिशियंस का कलेक्शन आया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेट्स हैं। अब इसका सबसेट ऐसे होगा कि मैं इसमें दो नाम मैंने अलग कर लिए, जैसे फर्स्ट कर ले डोनाल्ड ट्रम्प और टोनी ब्लेयर, ठीक है। ये मैंने कोर्स सेट बना लिए, लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ, ये सब सेट है कि किसका, इस सेट का। मतलब कि इस सेट में जितने कलेक्शन ऑफ थिंग्स थे उसमें दो पॉलिटिशियन के नाम जो है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प और टोनी ब्लेयर, वो यहाँ पे दूसरा मेरे पास एक सेट है उसमें भी आ रहे हैं। तो इस सेट में भी ये पॉलिटिशियन है और इसमें भी है, लेकिन इस सेट में थोड़े ज़्यादा पॉलिटिशियन है, इसमें कम है। तो मतलब कि ये एक हिस्सा ही कंसीडर, एक पार्ट कंसीडर किया जा रहा है इस सेट का, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, ये हमारे पास सबसेट है, ठीक हो गया। अब मैथमेटिशियंस जो हैं उनकी वो जो ये टर्म जो है सबसेट की, वो मैथमेटिक्स की ज़ुबान में इसको हम ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी अब जहाँ भी देखोगे तो इसका मतलब आपने ये समझना है मैथ की ज़ुबान में कि ए जो है, ठीक है, जैसे फर्ज कर लेंगे ए है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये ए है, और ये किसका सबसेट है, ये इस बी सेट का सबसेट हो गया, ठीक हो गया। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो, और वही हमारी एग्जांपल पॉलिटिशियन वाली तो थी, कलेक्शन थी कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, टोनी ब्लेयर, ये ए है, ठीक है, ये सबसेट है किसका, बी सेट का, जो कि हमारे पास ये सेट आ रहा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी, वो कर्ली ब्रेसेस की, ठीक है। हम ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं सेट को डिनोट करने के लिए, सेट दिखाने के लिए, कहता हम मैथ में सेट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। आगे चल के हम इनके बारे में मज़ीद नोटेशंस और रूल्स जो है सेट के लिए क्या होते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद कर लेना है, 3 पॉइंट्स हैं आपके पास कि सेट क्या है, वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, सबसेट उस कलेक्शन का एक पार्ट होता है। और अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी देख ली है, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि आपने इसका ऐसे मतलब समझना है कि हर चीज जो ए में होगी, हर चीज जो ए में होगी वो बी में भी जरूर होगी। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स बेसिकली वही नेचुरल नंबर्स जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, लेकिन इसमें इंटीजर में क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो और नेगेटिव नंबर जो है वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब जीरो और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इनकी भी अपनी एक कहानी है, ठीक है।
पहले इनके बारे में इतना नहीं सोचा गया था क्योंकि ग्रीस की अपनी एक जो हिस्ट्री है एंशिएंट, ठीक है, वहाँ पे जितने भी मैथमेटिशियंस थे तो उन्होंने इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने क्या है कि इसको मतलब कि ज़ीरो को ये भी कहा था इन्होंने कि ये नंबर ऑफ द डेविल है, ठीक है? मतलब कि इसका कोई वजूद नहीं है, कोई इसका ख़ास यूज़ उनको समझ नहीं दिख रहा था, ठीक है? ज़ीरो मतलब कि नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, तो हम अगर कुछ भी नहीं है तो इसको हम क्यों यूज़ करें, ठीक है? एक चीज़ जो नहीं है उसका इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा? बेसिकली एंशिएंट ग्रीस के जो मैथमेटिशियन थे उनका ये सोच थी। लेकिन फिर इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़ीरो जो है अगर कोई चीज़ नहीं भी है उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है। ये फिलोसोफर्स की बात है, ठीक है? हम हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है तो वी विल नॉट गो दैट मच डीप इन फिलॉसफी। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि बाद में फिर अरब एंड यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने भी इसको फॉर कॉमर्स और साइंस में प्रमोट कर लिया था, ठीक है, ज़ीरो को। और हम आज देख रहे हैं कि ज़ीरो की कितनी अहमियत है कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ज़ीरो ऐसे वजूद में आया और ये ऐसे ही इंटीजर्स हमने एक और सेट्स क्रिएट कर लिया और उसके साथ हमने नेगेटिव नंबर्स जो है, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर्स जो है ये कोई नेचुरली नहीं आए थे, ये एक आर्टिफिशियल इन्वेंशन थी, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की क्या थी, ये एक आर्टिफिशियल इन्वेंशन थी। बेसिकली हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके सॉल्यूशन के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत थी। जैसे एक ये अलजेब्रिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये है ना कि हम अगर ऐसा x ऐसा नंबर लें x की जगह, जिसको अगर हम ऐड करें, प्लस करें 2 के साथ, तो हमारा जो रिज़ल्ट आए वो 0 आना चाहिए। तो ये तभी मुमकिन है ना जब अगर हम हमारे पास जो x जो है वो -2 हो, ठीक है? -2 के अलावा जो भी नंबर आप इसमें इनपुट करेंगे, अगर 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो सेंस नहीं बन रहा ये इक्वेशन ऐसे इसको इनकरेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके यूज़फुल होने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x के लिए -2 की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो डिस्कवर हुए और हम इनका यूज़ जो है अपनी डेली लाइफ में भी आजकल देख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या है कि वही बात है कि ऑल नेचुरल नंबर जो हैं, ठीक है, वो सबसेट हैं किसका, इंटीजर्स का। और इंटीजर्स में फिर क्या आ रहा है, ज़ीरो और उनके नेगेटिव नंबर। और हर एक नंबर की अपनी एक स्टोरी है जिन्होंने ह्यूमन थिंकिंग को, इंसानों की सोच को चेंज करके रख दिया था अबाउट मैथ। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अब रैशनल नंबर्स की, ठीक है। अभी तक हमने दो नंबर्स देख लिए हैं, एक है नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ और भी है, बट देयर स्टिल मोर, ठीक है। इंटीजर्स जो है वो खुद भी एक पार्ट है बड़ी फैमिली का जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब जैसे नेचुरल नंबर्स जो थे वो सबसेट था किसका, इंटीजर्स का, वैसे ही इंटीजर्स जो है वो सबसेट है किसका, रैशनल नंबर्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर रैशनल्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर बेसिकली वो रेशियोज ही हैं किसके, इंटीजर्स और या फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के अगर हम आपस में जो नंबर हैं इंटीजर्स के उनको डिवाइड कर लें तो वो जो रिजल्ट है वो रेशियोज और इनकम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसमें बस एक पॉइंट आपने यू नो याद रखना है, वो ये है कि हमने इसको कभी भी ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं, जब तक हम इसको ज़ीरो के साथ डिवाइड ना करें वी आर सेफ। ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर आप डिवाइड कर ले वी आर रैशनल, बस, ठीक है। अब एग्जाम्पल उसके आप ये देख सकते हो, 2/3, 7/5, 6/1 और -5/2। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपने ये नोट कर ली हो कि ठीक है कि हर इंटीजर जो है वो भी एक हिस्सा बन रहा है किसका, रैशनल नंबर आल्सो। लाइक जैसे 5 जो है, ठीक है, 5/1, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर लें या तो ये इंटीजर, ठीक है। और लेकिन ये रैशनल भी बन रहा है, ठीक है, डिवीजन और ये इसमें, ठीक है, फ्रैक्शन बन रहा है। तो ये भी क्या है, ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाता है किसका, रैशनल।
अब यहाँ पे वही सवाल आपका ये भी उठ सकता है ना कि हम 0 के साथ इसको डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 2 सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है? पहली सिचुएशन को हम इधर देख लेते हैं, ठीक है? और वो क्या है कि फ़र्ज़ करें x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है? तो अब अगर 0 के इक्वल x नहीं है तो ऐसी इक्वेशन में फ़र्ज़ करें अगर हम x/0 एक हमारे पास इक्वेशन आ जाती है और हम उसको कहते हैं कि ये y के इक्वल है। तो x डिवाइड बाय 0 इधर आ रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 0 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई y, एनीथिंग दैट मल्टीप्लाइज़ विद 0 उसका क्या आंसर आता है 0। तो ये जो हमारी एक सजेशन था या एक सिचुएशन थी, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ट्रू हो रहा है, ठीक है? कि x 0 के इक्वल हो रहा है। तो ये सेंस नहीं बन रहा, ठीक है? तो एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम ये भी कह देते हैं कि फ़र्ज़ करें x जो है वो क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो अब फ़र्ज़ करें कि x 0 है तो 0 डिवाइड बाय 0, ठीक है? हम अब अगर वही सिचुएशन इसको x डिवाइड बाय 0 तो 0 डिवाइड बाय 0 इज़ इक्वल टू y। तो अब हम ऐसे कर देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें y कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम 1 के साथ भी 0 को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ रहा है, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ रहा है। तो ये हमें बहुत सारे इनफ़ाइनाइट आंसर दे रहा है, जो कि मैथ में ठीक नहीं है। मैथ में हमें यूनिक, क्लियर आंसर चाहिए होता है, फिक्स यूनिक आंसर चाहिए होते हैं। इतने इनफ़ाइनाइट आंसर्स हमें नहीं चाहिए होते हैं। तो ये 2 सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहा कि एज़ लॉन्ग एज़ यू डू नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0 वी आर कंसीडरिंग इट अ रैशनल नंबर, ठीक है? सो वही बात है कि अगर आप किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, जिसको आप अनडिफाइंड भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अगर 0 के से डिवाइड कर रहे हो तो आप ऐसे ही पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए सॉन्ग, ठीक है? आवाज़ का कलर क्या है? आपने आवाज़ देखी भी नहीं है और आप उसका कलर पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ ये भी हमें मतलब कि फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है? कि ये ऐसा सवाल भी अ, ऐसे सवाल की कोई कोई तुक भी नहीं बनती है, ठीक है? सो इसलिए हम 0 के साथ डिवीज़न जो है उसको अवॉइड करते हैं, ताकि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको कंसिस्टेंट और लॉजिकली बनाएँ। ये लॉजिक का वही कि क्लियर और यूनिक वैल्यूज़ जो हमें वो मिलती रहें। सो टू सम इट अप कि रैशनल नंबर्स क्या है, वो सारी रेशियोज़ जो इंटीजर्स के हैं, ठीक है? वो रैशनल नंबर्स हैं, सिवाय इसके जो कि जिसको हम 0 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। और इंटीजर्स वो क्या है, वो खुद भी एक पार्ट है किसका, रैशनल नंबर्स का, यानी कि इंटीजर्स इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो अब हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग नंबर पे आ गए हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है? और इसकी अपनी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है? आपने पाइथागोरस का नाम तो सुना होगा, जो फेमस मैथमेटिशियन है, जिसका एक फेमस पाइथागोरम थ्योरम जो है, जिसको थ्रू हम ज्योमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो पिथागोरस जो है वो मैथमेटिक्स को ऐसे स्टडी नहीं करता था कि उसने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है? जैसे गोट्स की काउंटिंग एक प्रॉब्लम थी, एप्पल की काउंटिंग और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते थे, तो उन्होंने मैथ स्टडी करते थे ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। पिथागोरस जो था वो मैथ को मैथ की सीख के ये पढ़ता था, ठीक है? मैथ को अपने शौक से पढ़ता था, ठीक है? और इतना उसको मैथ पसंद थी कि वो इसको ऑलमोस्ट एज ए रिलीजन ही कंसीडर करता था, ठीक है? अब पिथागोरस ने ये कहा कि जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी नंबर हैं, सारे रैशनल हैं, ठीक है? और रैशनल नंबर्स जो हैं उनकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है? कि वो डेसिमल फॉर्म में उनके डिजिट्स जो हैं या तो वो एंड हो जाते हैं या तो वो एक रिपीट कर रहे होते हैं क्लियर पैटर्न में, ठीक है? जैसे एग्जांपल आप ये देख सकते हो, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एंड हो गया। उसी तरीके से अगर अगर हम
1 डिवाइड बाय 3 करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.333, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे रिपीट हो रहा है ये नंबर, सही हो गया। सो इस 2 पॉइंट के मुताबिक उसने कहा कि ये पिथागोरस के जो बिलीफ था कि यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी क्वांटिटी है, जितने भी यूनिवर्स में निज़ाम हो रहा है, सारा ऑर्डरली है, ठीक है, इसी पैटर्न में जा रहा है। तो ये उसके पॉइंट्स थे जो कि परफेक्टली फिट हो रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 5th सेंचुरी में एक और उसका स्टूडेंट ही था जिसने इसका नेम लिया, और उसने एक अ, इसको जो बिलीफ था, इसका जो पॉइंट था pythagoras का, उसको उसने काउंटर किया, ठीक है, और उसी के अपना जो pythagorean थ्योरम था, उसी के थ्रू ही इसने उसके इस पॉइंट को काउंटर किया, और उसने कहा कि अगर फर्ज करें एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी बेस है 1 यूनिट और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। और स्क्वायर रूट 2 क्या है, उसने कहा कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल है। अब अगर आप स्क्वायर रूट 2 को आप सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 1.414213 तो ये तो pythagoras का जो पॉइंट था कि रिपीट होगा, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और जा रहा है ऐसे नॉन रेपिटेटिव फॉर्म में। तो इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया, और इरेशनल नंबर को हम कहते हैं कि वो ऐसे नंबर हैं जो कि रेशियो ऑफ इंटीजर जो है हम उनको तस्वर नहीं करते। ये क्योंकि इसकी जो डेसिमल फॉर्म जो है वो बस या रिपीट होती रहती है, और वो भी रिपीट ऐसे फॉर्म में ओ सॉरी, रिपीट नहीं होती, एक्सपेंशन हो रही होती है, बस ऐसे डेसिमल फॉर्म में जा रही होती है, लेकिन उसका कोई ख़ास पैटर्न जो है वो नहीं होता। ठीक हो गया? तो ऐसे कुछ और फ़ेमस इरेशनल नंबर जो है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और इवन पाई, ठीक है? और रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर जो हैं ये दोनों मिलके हमारे पास एक बड़ी फैमिली बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो इसके साथ हमने दैट्स व्हाई वी समटाइम्स कॉल दिस होल सिस्टम द रियल नंबर लाइन, ठीक है। इट्स द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल। इरेशनल और इर्रेशनल ये जो कंप्लीट सेट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलके हमारे लिए क्या बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स का। तो एक समरी आप उसकी ये देख ले इस डायग्राम में, ठीक है, कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो रहा है। इंटीजर्स जो है फिर उसमें आ गए जीरो और नेगेटिव नंबर्स, और इंटीजर्स खुद एक सबसेट हो रहा है किसका, रैशनल का, कि ये इसमें रेशियोज बन रहे हैं, ठीक है। इंटीजर्स की जो रेशियोज होते हैं हम कम रैशनल नंबर कहते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ इर्रेशनल चीज़ें आ रही हैं जो कि अपना एक दूसरा सबसेट हो रहा है, ठीक है। वो इनको अलहदा करके एक दूसरा पार्ट है इरेशनल, ठीक है। और ये दोनों रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या हमारे लिए बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट लाइंस की, ठीक है। तो 1600 में कुछ रेवोल्यूशनरी हुआ मैथमेटिक्स की दुनिया में, जिससे क्या हुआ कि एनालिटिक ज्योमेट्री का आगाज हुआ, ठीक है। इसने हमें बेसिकली क्या कर लिया कि एक इक्वेशन जो है, ठीक है, उसके लिए इसने दो तरीके बता दिए। वो क्या है कि आप इक्वेशन को एक पिक्चर में ड्रा कर सकते हो, और आप जो है वो पिक्चर को एक इक्वेशन पे भी लिख सकते हो। इफ इट साउंड्स कंफ्यूजिंग डोंट वरी, आगे आपको समझ आती रहेगी। सिंपल वर्ड में इसका ये मतलब है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री में आपस में क्या कर लिया उन्होंने, हाथ मिला ली, ठीक है। इसका आइडिया एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन जो है डेस्कार्टेस, ठीक है, मैंने आई डोंट नो हाउ इट प्रोनाउंस, बट इन्होंने ये आइडिया दिया था। हद तक इनके बारे में एक स्टोरी भी है कि इन्होंने क्या किया कि एक दिन वो ये जानना चाहते थे कि हमें क्या चीज़, व्हाट रियली मेक्स अस ह्यूमन, ठीक है। उनके दिमाग में ये सवाल आया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल डार्क
कोल्ड फर्नेस रूम, यानी कि बिल्कुल ऐसे कमरे में अपने आप को बंद कर लिया जिस यहाँ पे बिल्कुल अंधारा था और वहाँ पे एक छोटी सी रोशनी जल रही थी, ठीक है। और उन्होंने इस तरीके से अपने आप को दुनिया से अलहदा कर लिया, ठीक है। और उन्होंने फिर भी ये महसूस किया कि वो अब भी सोच सकते हैं, ठीक है। हत्ता कि वो दुनिया से अलहदा हैं, दुनिया के साथ उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं। तो यहाँ से उनकी एक फेमस लाइन भी आई कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है, कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो थोड़ा साउंड कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। बेसिकली उनका कहने का मकसद, जो इनसाइट उन्होंने हमें दी है, वो ये है कि जो रियल नंबर्स है उनको हम जो है वो एक सिंपल लाइन पे कनेक्ट कर सकें। तो ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। आपने क्या कर लेना है, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है और उसकी एक एंड को पॉजिटिव चूज करना है। बेसिकली स्टैंडर्ड जो यहाँ पे लोगों ने किया है वो ये है कि राइट साइड को पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं और नेगेटिव साइड को हम मतलब कि लेफ्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टैंडर्ड बना हुआ है तो हम भी इस तरीके से चलेंगे। फिर हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट, बेसिकली मिडल पॉइंट ही होता है, उसको चुन लेना है और उसको आपने क्या कहना है, कॉल इट ओरिजिन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको आपने 0 के साथ मार्क कर लेना है। अब आपने एक स्पेसिफिक लेंथ जो है वो चूज करनी है कि जितनी भी अब यहाँ पे आगे आप मार्किंग करोगे तो वो 1 सेंटीमीटर की करोगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बाद एक मार्किंग, फिर आगे दूसरी मार्किंग 1 सेंटीमीटर के बाद फिर ऐसे आपने यहाँ पे भी पॉइंटिंग करनी है और यहाँ पे भी मार्किंग वो करनी है, ठीक है। और हर पॉइंट पे 0 का जो है वो आपने ये मार्क कर लेना, +1 +2 +3 ऐसे, और -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया होगा, आपने एक कोऑर्डिनेट लाइन जो है वो बना ली, ठीक है। इसका असूल जो है वो बेसिकली ये है कि ओरिजिन जो इसका है वो 0 ही रहेगा और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आपने मार्क कर लेने हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर जो है उनको मार्क कर लेना है। और नंबर जो है जो हर पॉइंट पे आपके जो होंगे उसको आप कहेंगे इट्स कॉल्ड स्कोर, कि 0 का कोऑर्डिनेट ये है, 1 का कोऑर्डिनेट ये होगा, 2 का ये, 3 4 है, सो ऑन। सही हो गया। तो इस तरीके से हर एक रियल नंबर जो है वो अपने एक स्पेशल पॉइंट पे यू नो होगा, आपने ड्रा कर लिया होगा, ठीक है। अब इस तरीके से ज्योमेट्री और पिक्चर दोनों आपस में क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। अब इसके एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास ये कुछ नंबर्स है, ठीक है, इनको हमने मार्क कर लेना है, जैसे -4 -3, ये -1.75 -0.5 पाई और √2 और 4 पाई और √2 जो है ये इतने अच्छे फ्रैक्शंस नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो हम इनके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जैक्ट पोजीशन तो हम नहीं चुन सकते, लेकिन हम इनके अगर डेसिमल अप्रोक्सीमेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ जिसको हम कहते हैं वो कर लें तो फिर हम थोड़ा हमें एक आइडिया होगा कि हमने इनको कहाँ पे मार्क कर लेना होगा। तो ये हमने उनके अप्रोक्सीमेशन कर लिए हैं। अब हम इसको इसी के मुताबिक यानी कि 3.14 है तो 3 के आगे ही थोड़ा हम पाइप को मार्क करेंगे और 1.14 है तो इसको 1 के आगे √2 को हम मार्क कर लेंगे और हमारी पिक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी। बेसिकली इसका आइडिया जो है वो ये है कि हर पॉइंट, ठीक है, जो हम इधर हमने हर कोऑर्डिनेट जो बनाया है, ठीक है, 0 जो है वो यहीं पे रहेगा, 1 यहीं पे रहेगा, 2 3 4 √2 पाई, ठीक है। इनकी जो पोजीशन हमने यहाँ पे मार्क की है ये स्पेसिफिक भी है, ये इधर उधर नहीं हो। -3 0 की जगह नहीं आएगा, 0 -3 की जगह नहीं आएगा, 1 3 की जगह नहीं आएगा और 3 1 की जगह नहीं आएगा। So that's what we call in English numbers and points match up perfectly one by one. ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम की, मतलब कि जो हमारे इनइक्वालिटीज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है ट्रांजिटिविटी, मतलब कि अगर ए जो है वो बी से लेस देन होगा और बी जो है वो सी से लेस देन है तो फिर ए भी क्या होगा, सी से क्या होगा, लेस, ठीक है। अगर ए फर्स्ट करें 2 है, बी 5 है
और सी जो है वो 7 है। तो जाहिर सी बात है कि 2 5 से लेस होता है और 5 जो है वो 7 से लेस होता है और उसी तरीके से 2 जो है वो 7 से भी लेस होता है। ठीक है? एक वो है कि एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर। ठीक है? रिज़ल्ट उसका सेम ही रहेगा कि फ़र्ज़ करें अगर ए जो है वो बी से लेस देन था और आप उसमें कोई नंबर डाल देते हो सी। अगर आप यहाँ पे भी सी डालोगे और यहाँ पे भी सी डालोगे, रिज़ल्ट वही आएगा जो पहले था। ठीक है? तो इस तरीके से ये ऐसे रहेंगे और वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन में भी वही सीन होगा। ठीक है? मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर। ठीक है? अगर आप फ़र्ज़ करें कि ए जो है वो 20 से लेस देन है और आप कोई ऐसा नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो कि जो फ़र्ज़ करें सी है और वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉज़िटिव है, फिर मल्टीप्लाई भी आप करोगे तो उनकी जो ये सिचुएशन है ना, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है? अगर आप इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी 2 करोगे, जैसे फ़र्ज़ करें ए जो है वो 2 है और सी जो है वो 3 है और 5 जो है वो भी 3 है, तो 2 3 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15, तो 6 जो है वो 15 से लेस देन होता है। तो ऐसी सिचुएशन रहती है। हाँ, अगर ऐसा नंबर आप इनके साथ मल्टीप्लाई करो जो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव केस में ये होगा कि ये जो साइन है ये फ्लिप हो जाएगा। ए जो पहले बी से लेस देन था वो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन के बाद वो ग्रेटर हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है उनमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो स्मॉल हो जाता है, हम उसको स्मॉल कंसीडर करते हैं स्मॉल नंबर में, नेगेटिव के केस में। उसी तरह एडिंग इनइक्वालिटीज़। ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें एक सिचुएशन है कि ए जो है वो बी से लेस देन है और सी जो है वो डी से लेस है। ठीक हो गया? फिर अब क्या होगा? फ़र्ज़ करें ए है 2, सी है 3, बी है 5 और डी है 7। 2 और 3 क्या हुआ? 5 और 5 और 7 क्या हुआ? 12। तो वही बात है। ठीक है? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अब बात कर लेते हैं रेशियोज़ की। ठीक है? रेशियोज़ अ नंबर विद द सेम साइन। फ़र्ज़ कर लें कि अगर ए और बी हैं और दोनों पॉज़िटिव या दोनों नेगेटिव हैं और सिचुएशन एक आती है कि ए जो है वो लेस देन बी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम इनका फ्रैक्शन बनाएँगे तो वो उसका रिज़ल्ट हमेशा हमारे पास लेस देन 1 होगा, अगर पॉज़िटिव है। ठीक है? लाइक 2 डिवाइड बाय 3 अगर हम इसको देखें तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि हमेशा इनका जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो लेस देन 1 आता रहेगा। ठीक है? ये जो रूल हैं ये तब भी काम करेंगे अगर हम ये जो है लेस देन और ग्रेटर को इनके साथ भी रिप्लेस कर लें। लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है? जिसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ठीक है? इसमें हम इतना डीप नहीं जाएँगे क्योंकि ये सेट थ्योरी का पार्ट है। लेकिन हम इससे ये ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया? तो इसका असूल कुछ ऐसा है कि फ़र्ज़ करें कि 2 रियल नंबर्स होंगे। एक रियल नंबर हम कह देते हैं ए है और दूसरे को हम कह देते हैं कि वो क्या है, बी। अब अगर हम ये एक ऑपरेशन करें कि बी को ए से सब्ट्रैक्ट कर लें कि बी माइनस ए, और इसका जो आंसर जो है, जो हमें एक नंबर आएगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन बी है, कि ए जो है वो बी से छोटा है। फर्स्ट करें बी माइनस ए, बी को हम कह देते हैं 5 है और ए को कहते हैं 3। सो 5 माइनस 3 आंसर इज 2 और 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि बी यानी कि 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से। उसी तरीके से क्या कह सकते हैं कि 3 जो है वो क्या है, 5 से लेस देन है। ठीक है? आपने ऐसे सिंबल पहले ज़रूर देखे होंगे, ठीक है? इस सिंबल का मतलब है लेस देन और इस सिंबल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, सॉरी ग्रेटर। ठीक है? सो ऐसे स्टेटमेंट्स जहाँ पे हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर, तो इसको हम कहते हैं क्या, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है?
सो आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि ए इज़ लेस देन बी इज़ द सेम एज़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है? कि 3 5 से छोटा है और 5 ए 3 से बड़ा है, ठीक हो गया? अब इसमें क्या है, इसमें ज़रूरी बात वो ये है कि ऑर्डर जो है रियल नंबर्स का, ठीक है? वो हमें बेसिकली ये बताता है कि वो जो नंबर्स हैं, उनका जो साइज़ है, ठीक है? हम उसके बेसिकली साइज़ जो है, उनको ही कंपेयर कर रहे होते हैं और इनका साइज़ को कंपैरिज़न करने के लिए हमें दोनों नंबर, दोनों क्वांटिटी चाहिए होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक क्वांटिटी हो 3 और हम उसको कंपेयर कर रहे हों, ये कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए हमें 2 क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद ही हम का कंपैरिज़न कर सकते हैं। इसमें थोड़ी एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं और वो क्या है कि अब लेस देन और ग्रेटर देन की बजाय ये एक और न्यू सिंबल आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? बी। ठीक है? इस सिनेरियो में क्या होगा कि 2 सिचुएशन होंगी, ठीक है? 2 सिचुएशन में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये अ, सिंबल अप्लाई होता है, ठीक है? तो इसमें या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी के इक्वल होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल ये है, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसमें क्या है 2 जो है वो इक्वल तो नहीं है 6 के, लेकिन 2 लेस देन तो है ना, 2 6 से छोटा तो है, ठीक है? तो ये से भी इनइक्वालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है? कि 2 सिचुएशन हो या फिर एक कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, ठीक है? इसमें हमने 2 कंपैरिज़न कर लिए। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल की बजाय हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कह सकते हैं, जिसका भी मतलब ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब एक और सिचुएशन ये भी आती है कि अगर हम 2 नंबर्स की बजाय 3 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि ये है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि इसको आपने सेपरेट कर लेना है कि पहले ए जो और बी है, इनको देखेंगे। इसका क्या मतलब है? ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो किससे छोटा है? सी से छोटा है। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए और सी जो नंबर्स हैं, उनके बीच में कहीं पे है। ठीक हो गया? और इससे कोई हम अगर कोऑर्डिनेट लाइन जो है उसमें इसको अगर हम कनेक्ट करने की देखें, तो उसमें ये होगा कि अगर जैसे नंबर जो हैं वो राइट साइड पे आते जाएँगे तो वो बिगर होंगे और अगर वो नंबर्स जो हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका सी जो है, अब ये यहाँ पे ए है वो बी से लेस देन है ना, तो कोऑर्डिनेट लाइन में ये होगा कि ए जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे होगा और बी नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे ए 5 है और बी 3 है, तो 3 लेफ्ट साइड पे होगा किसकी निस्बत 5 के, तो ऐसे आप इनको कोऑर्डिनेट लाइन्स पे भी देख सकते हो। ठीक हो गया? और आप इसका वही बात है, लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, ये आप नोट्स में खुद रीड आउट कर सकते हैं। यही यही जो सिचुएशन है ये भी ऐसे बता रही है, ठीक है, कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है और बी जो है वो लेस देन सी है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होगा बी से और वैसे बी जो है वो भी लेफ्ट साइड पे होगा किससे? सी से, ठीक है? तो इन शॉर्ट इसका ये है कि इनइक्वालिटीज़ जो है वो एक तरीका है डिस्क्राइब करने का कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स ऑन द लाइन के हम किस तरीके से नंबर्स जो हैं उनको मार्किंग उनकी तरतीब जो है वो ऑर्डर लाइन पे कैसे हम उनको तरतीब दे सकते हैं। ठीक हो गया? कुछ एग्जाम्पल जो है करेक्ट इन एंड इनकरेक्ट इनइक्वालिटीज़ की कि किस तरीके से कौन सी इनइक्वालिटीज़ जो है वो करेक्ट होंगी और कौन सी इनकरेक्ट होंगी वो हम देख लेते हैं। ये जो है कुछ करेक्ट इनइक्वालिटीज़ की एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ठीक है? 3 इज़ लेस देन 8 बिल्कुल करेक्ट। 7 1.5 से ग्रेटर है। 12 जो है वो ग्रेटर तो है 5 से लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन ग्रेटर हो रहा है तो ये भी ट्रू है। और 0 जो है वो 2 के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है तो ये भी ट्रू हो रहे हैं। उसी तरीके से पाई भी ऐसा है और 5 भी, ठीक है। और 0 जो है वो 1 से लेस देन है और 1 जो है वो 3 से लेस देन है। तो ये इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हर कोई आपने ये नोटिस किया होगा कि हर इनइक्वालिटी जो है वो भी सही सेंस बना रही है ना, लाइक जैसे सिचुएशन है बिल्कुल वैसे ही तरह में शोर है। इनकरेक्ट
कुछ इनक्वालिटीज वो ऐसे हो सकते हैं कि अब 2 जो है ना ही ये 4 से ग्रेटर है और ना ही उसके इक्वल है, तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि अब 0 जो है, ठीक है, वो 5 से तो मतलब कि लेस देन है और इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है, लेकिन 5 जो है अब वो 3 से तो मतलब कि लेस देन नहीं है ना, 3 से तो वो क्या है, ग्रेटर है। तो ये भी एक हिस्सा इसका ट्रू है लेकिन दूसरा सही नहीं सेंस बना रहा, तो ऐसी भी इनइक्वालिटी को हम क्या कहेंगे, इनकरेक्ट हो। माइनस पाई जो है अब ये 3.14 ऐसी इसकी होती है, क्वांटिटी होती है, लेकिन -3 जो है वो तो फिर माइनस है ना, -3 हो गया, तो ये तो 0 से लेस हुआ लेकिन यहाँ पे ग्रेटर दिखा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट इनइक्वालिटी। ये एक छोटा-सा एक रिमार्क यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है? एक छोटा-सा पॉइंट है कि अगर नंबर जो है उसको हम कभी-कभी हमारे मैथ में ये होगा कि हम जो हैं वो स्ट्रिक्टली हमें एक ही सिचुएशन को नहीं देखना, एक ही कंपैरिज़न को नहीं देखना कि ग्रेटर है या इक्वल है। कभी-कभी हमें ऐसे भी यूज़ करना पड़ता है कि वो ग्रेटर हो या अगर इक्वल हो, कोई एक सिचुएशन भी ट्रू हो तो हम उसको आगे कुछ ना कुछ उससे काम कर पाएँगे। तो उसको हम क्या कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि ग्रेटर और इक्वल हो तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, जो ऐसी सिचुएशन को सैटिस्फाई करते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या तो कि ये पॉजिटिव होगा, और ऐसे नंबर जो में सिर्फ एक ही कंपैरिजन हम लगा रहे हैं जैसे ये ग्रेटर वाला, तो इसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो ये आपने ये दोनों नोट्स पढ़ लेने हैं। ओके जी, तो अब हम फोकस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है इंटरवल, जो कि बहुत ही अहम अ, रोल प्ले करता है कैलकुलस में। ठीक है, ये एक स्पेशल काइंड, एक ख़ास किस्म का सेट होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कैलकुलस में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा हम कुछ नोटेशंस हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं, इनका क्या मतलब बनता है। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, अगर आप ऐसा सिंबल देखें कि ये स्मॉल ए और बीच में ये सिंबल देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। इसका मतलब ये है कि ए, कैपिटल ए एक सेट है जिसमें एक स्मॉल ए एक उसका एलिमेंट है। ये एलिमेंट जैसे कि हमने वो हमारा एक सेट था, ठीक है, उसमें देखा था कि वो पॉलिटिशियंस के नाम थे, या एप्पल, या कोई एक एप्पल हो गया या कोई एक पॉलिटिशियन हो गया। ठीक है, यू गेट द आइडिया, राइट? तो ये सिंबल मतलब बताएगा कि ए जो है वो एक एलिमेंट है सेट ए का। और अगर ये वाला सिंबल देख लोगे तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो इज नॉट इन ए, कि ए जो है ये क्या मतलब, सॉरी, स्मॉल ए जो है वो इस कैपिटल ए का हिस्सा नहीं है। ये सिंबल आप देखोगे फाइव, मोस्टली हम इसको कहते हैं, ये इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये खाली है ये। ठीक है, अगर आप ये सिंबल देखोगे तो इसका मतलब है ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो सारे इसमें, ये ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स ए और बी के दोनों इंक्लूड होंगे। एग्जांपल ये दी हुई है, ठीक है, जैसे एक सेट हमारे पास ये है ए 1 2 3 4, और बी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इनका यूनियन करें, ए यूनियन बी करें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो सारे एलिमेंट जो यहाँ भी थे और यहाँ भी थे सारे इसमें इंक्लूड हो जाए। वैसे एक और नोटेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वो सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो दोनों एलिमेंट में कॉमन होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वो हमें वो सेट प्रोड्यूस करके देगा जो दोनों में कॉमन हो। जैसे ये यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, लेकिन 5 6 7 नहीं है। तो हमने जो ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ, इसमें खाली हम वही 4 1 2 3 4 एलिमेंट हमने इंक्लूड किए जो कि दोनों में प्रेजेंट। ये सिंबल का मतलब ये है कि ए इक्वल बी मीन्स द सेट्स आर एग्जैक्टली द सेट। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है जिसमें 1 2 3 4 है, बी में भी इतने ही एलिमेंट होंगे, लाइक ए 1 2 3 4। ठीक हो गया। और ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका मतलब है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी बड़ा सेट है और ए उसका एक सबसेट है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये नोटेशंस समझ आ गई होंगी। और आपको ये भी पता होगा कि सारे एलिमेंट जो हैं, ठीक है, आप उनको सेट में इंक्लूड कर सकते हो। आपने खाली ये
कर्ली ब्रेसेस जो है ये लगानी होंगी और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को आपने इंक्लूड कर लिया। मिसाल के तौर पे अगर एक हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो कि लेस देन 5 है, तो वो हमारे पास ये सेट आ रहा है कि क्या होगा 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास यही आ रहे हैं ना कि लेस देन 5 है। एक और हमारी एग्जांपल ये है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कि वो सारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट हो। ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं 2 4 6 एंड सो ऑन, ये डॉट 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 का मतलब ये है कि नंबर ऐसे जा रहे हैं पूरे सेट। सही हो गया। कभी कभी जो सेट है वो थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हमारे लिए लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम उसके लिए एक सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। और वो सेट बिल्डर नोटेशन की एग्जांपल कुछ इस तरीके की है। इसको आप रीड कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, ये एक्स जो है और ये कोला, इसका मतलब ये है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये वो सारा सेट है, एक्स जो है वो उसमें वो सारा सेट उसका जो आ रहा है, ठीक है। सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एक्स जो है वो एक रियल नंबर है। और कंडीशन ये है कि 2 जो है वो एक्स से लेस देन है और 3 जो है वो एक्स से ग्रेटर है, ठीक है। तो मतलब कि इसका सिंपल टर्म्स में ये मतलब बन रहा है कि वो सारे नंबर जो कि 2 और 3 के दरमियान आ रहे हैं वो एक्स का हिस्सा है, और इस सेट में हम वो सारे नंबर इंक्लूड कर रहे हैं। हमने कैसा सेट बना लिया, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो सारे नंबर्स जो कि 2 और 3 के दरमियान हैं, हमने उसको एक सेट का नाम दे दिया एक्स और हम उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। आई होप इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग। आपको ये नोट मिल जाएंगे तो आप खुद भी ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इंटरवल्स कहाँ से आते हैं ये हम देख लें। ज्योमेट्रिकली इंटरवल जो है वो एक सेगमेंट होता है कोऑर्डिनेट लाइन का, ठीक है। जितने भी हमारी कोऑर्डिनेट लाइंस हैं, ठीक है, उसमें कोई एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि वो इंटरवल। अब एक सिचुएशन देखें कि अगर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स हुए और ए जो है वो बी से लेस देन हुआ, ठीक है, मतलब कि ए जो है वो बी से स्मॉल है और इंटरवल इन कनेक्टिंग ए एंड बी, ठीक है। तो हमने एक कोऑर्डिनेट लाइन बनाई, वहाँ पे हमने दो मार्किंग किए, ठीक है, दो रियल नंबर की, एक जो ए था दूसरा बी था, और उसके दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इनको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा एक इंटरवल बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ कैच, वो कैच ये है कि कभी कभी जो है इंटरवल जो है वो क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है। क्लोज का मतलब ये है कि इस इंटरवल में हम वो जो एंड पॉइंट है ए और बी के उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने उनको इंक्लूड किया, ठीक है, ए और बी को भी इस सेट में, तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और हमारी जो सेट की डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक हो गया। और इसके लिए ज्योमेट्रिकली हमारी जो लाइन होगी वो सॉलिड होगी, सॉलिड डॉट्स, ठीक है, एट ए एंड बी, ए और बी के बीच। दूसरा हमारे पास ओपन इंटरवल आ सकता है। ओपन इंटरवल में हम जो है वो एंड पॉइंट जो होंगे, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों को एक्सक्लूड कर लेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे अपने इस सेट में, ठीक है, इंटरवल के। और इसकी नोटेशन हमारे पास ये होगी, इसमें हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रेसेस, और ये करली ब्रेसेस हम मतलब सेट की डिफाइन कैसे करेंगे, एक set of all x such that a is less than x and x is less than b, ठीक है। इक्वल होगा, लेस देन और इक्वल वाले सिचुएशन में ही हम उनको क्लोज इंटरवल के करेंगे, और अगर इक्वल या लेस देन वाला ये सिचुएशन नहीं हुई तो हम इसको ओपन ब्रेसेस है इसमें वो इंक्लूड कर लेंगे, और जियोमेट्रिकली हम एक लाइन बनाएंगे और उसमें ओपन डॉट्स है वो कर देंगे ए और बी के। These ideas let us describe all kinds of intervals, ठीक है। ये जो है आइडिया आपको आपके पास जो इंटरवल्स होंगे वो डिफरेंट किस्म के होंगे। जैसे मैंने आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की अभी बात बताई, तो कुछ हो सकता है कि हाफ ओपन हो या इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगे। इस तरीके के और भी इंटरवल्स हो सकते हैं, मैं आपको डायग्राम अभी शो कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी।
ये नोटेशन आपको ये बताते हैं कि वेदर जो है एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे हमारे सेट में, ठीक है। ए और बी जिनके दरमियान हमने लाइन लगाई है, क्या ये जो सेट हमने बनाया है क्या उसमें ए और बी भी शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये नोटेशन आपको इस तरीके से हेल्प करेगी, ठीक है। और वही बात है कि इंटरवल्स बेसिकली स्लाइसेस ऑफ नंबर लाइन ही है जो कि हर जगह कैलकुलस में पाए जाते हैं, फ्रॉम डिफाइनिंग डोमेन्स टू लिमिट एंड इंटीग्रल, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। ओके जी, तो ये डायग्राम से पहले मैं आपको एक ये इनफाइनाइट इंटरवल्स जो हैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इंटरवल्स हमेशा किसी नंबर पे स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है। जो लाइन आपने बनाई है ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो एंड पॉइंट डिफाइन हो। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे एंड पॉइंट आपके डिफाइन नहीं होंगे। आपके जो मतलब कि हो सकता है कि वो इनफाइनाइट इन्फिनिटी का अगर आपको पता हो कि फॉरएवर जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन भी आपकी आ सकती है, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका एक पॉइंट जो है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड फॉरएवर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव इन्फिनिटी के साइन के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ वो करेंगे, कहेंगे कि ये डिफाइन करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्फिनिटी जो है वो एक नंबर नहीं है, वो बस हमें ये बताता है कि जो इंटरवल है वो एंड में ही हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके का होगा कि अगर फर्ज करें एक हमारे पास सेट है, ठीक है, उसमें हम एक लाइन पे हमारे पास एक एंड पॉइंट डिफाइन है ए, लेकिन दूसरी जगह पे हमारे पास राइट साइड पे उसका इन्फिनिटी वाला सिस्टम है, तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लो स्क्वायर ब्रैकेट, और ये राउंड ब्रैकेट, ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड पे हमारी इन्फिनिटी है तो फिर हम ये सेट जो है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये आपको पता हो कि इंटरवल्स जो स्टार्ट और एंड होते हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट नंबर्स, और जो नो एंड नहीं होते उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स, ठीक है। और कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे आपके पास कि जो आपके नो दो इंटर मतलब कि दो पॉइंट जो है आपके पास, दो फाइनाइट नंबर्स हैं, शायद हो सकता है कि उस एक का एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड हो साइड में, दूसरे का ना हो, तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड, ठीक है। जैसे अगर ये सिंबल आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो तो है इंक्लूडेड है, लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए। वही वैसे ही ए अगर इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी तो इंक्लूडेड नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, ये जाता ही रहेगा। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक और केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इन्फिनिटी वाला सिचुएशन हो, तो हम उसके लिए ये वाले सेट जो है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट करें अगर हमारा एक सिचुएशन है, ठीक है, ए एंड पॉइंट जो हमने हमने एक डिफाइन किया है, और उसके साथ इन्फिनिटी है, तो उसका इंटरवल हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो राइट साइड है आप ये समझ लो कि ये यहाँ पे रुकी नहीं हुई, ये इधर जा रही है, बस ये फॉरएवर यहीं पे स्ट्रेच हो रही होगी, ठीक है। और इसका जो है वो सेट जो है वो इस तरीके का ही हम डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स लाइक दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है। इसकी सेट भी डिफिनीशन ऐसी होगी, नोटेशन ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ए जो ओपन हमारे पास सिचुएशन हुई, ठीक है, लाइक हमने उसको क्लोज नहीं किया, एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया, तो उसके लिए हमारे पास सेट जो है वो इस तरीके का होगा कि एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। और इसमें वो क्लोज नहीं हो पड़ा, तो हम ये ओपन इंटरवल के लिए ये हमारे डॉट की रिप्रेजेंटेशन होगी ए की, और क्लोज के लिए ये होगी सॉलिड और ये हाफ ओपन। और अगर हमारे पास इंफिनिटी होगी, ठीक है, दोनों तरफों, तो फिर हम ये यही कहते हैं एक्स इज अ रियल नंबर, और ये इस तरीके का एक लाइन ही हमारे पास आई, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम एक ये ग्राफ आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरवल नोटेशन हमारे पास आई हुई है, सेट नोटेशन की कैसे आप
एक्सप्रेस करोगे। जियोमेट्रिक पिक्चर्स भी हमारे पास आई हुई हैं और साथ में क्लासिफिकेशन भी कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक है, वो हमारा सेट कैसे बन रहा है वगैरह। तो अ, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि इसकी नोटेशन ऐसी है, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल एक्सरसाइज दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। और इसकी लाइन जो है वो हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, ये ग्राफ भी मैंने आपको इधर प्रोवाइड कर लिया है, ठीक है। आप इस ग्राफ को भी इधर देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंटरवल नोटेशन जो है, ठीक है, इनके फिर सेट नोटेशन कैसे बनेंगे और इनकी ज्योमेट्रिक पिक्चर हमारे पास कैसे आएगी और इनको हम क्लासिफिकेशन लाइक कैसे करेंगे। ये फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट ये हैं, और ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, हाफ ओपन है, हाफ ओपन ये है, हाफ इनफाइनाइट है, क्लोज्ड है, एटसेट्रा।